रात का वक्त था। एक लड़का जो दिखने में किसी गरीब से कम नहीं लग रहा था और आज उसके हाथ में एक लग्जरी गाड़ी की चाबी थी। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और मेन दरवाजे के पास गाड़ी को पार्क किया ताकि सुबह गाड़ी के शोर से किसी की आंख न खुले। वो गाड़ी की चाबी को हाथ पे घुमाते हुए बाहर निकला। तभी उसे किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी और उसने बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, क्या ये मेरा वहम था? और वो वापस अंदर आने लगा। तभी उसे मेन डोर के नीचे एक लेटर दिखाई दिया। उस लेटर को उठाया और तभी उसे पूरा यकीन हो गया यहाँ पर कोई तो था। उस लेटर पर किसी भी तरह का कोई नाम नहीं था। उसने वो लेटर खोला तो उसमें लिखा था, द किंग विल फॉल, द क्वीन विल बर्न। ये शब्द देखकर उस लड़के की आंखें छोटी हो गई थी। फिर वो वहां से लेटर लेकर अंदर चला गया। स्ट्रीट के दूसरे कोने से कोई उसे जाते हुए देख रहा था और उसने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। सुबह की शुरुआत हुई और आज संडे का दिन था। सुबह के समय एक लड़का जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी और नीचे सस्ता सा ट्राउजर पहना हुआ था, उसके पैरों में सस्ती सी स्लीपर थी और एक हाथ में बाल्टी जिसमें सर्फ घुला पानी था। उसके सामने ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी खड़ी थी जिसे वो चमकाने में लगा हुआ था। वो इतने अच्छे से उस कार को क्लीन कर रहा था जैसे कि ये उसका पसंदीदा काम हो। तभी अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, अरे सुबह सुबह कहां मर गया नालायक? ये कामचोर हमेशा ऐसे ही करता है। इसने अभी तक मेरे कपड़ों पर इस्त्री क्यों नहीं की? इसे पता नहीं कि मुझे आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। इससे अच्छा तो एक कुत्ता रख लेते, वो भी घर की रखवाली में काम आता। पर वो लड़का तो अपनी मस्ती में मस्त था, उसे कहां कुछ सुनाई दे रहा था। उन लोगों ने पूरा घर छान मारा। तभी किसी की भारी भरकम आवाज आई, तुम क्यों उस बेचारे के पीछे लगे रहते हो? तुम्हें पता नहीं है आज संडे है? वो जरूर मेरी गाड़ी को चमकाने में लगा होगा। ये थे उस फैमिली के हेड मिस्टर भार्गव अग्रवाल और जो आदमी चिल्ला रहा था वो था विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल भार्गव अग्रवाल का बड़ा बेटा था और छोटा बेटा शशिकांत था। भार्गव अग्रवाल ने एक फैसला ऐसा लिया था जिसकी वजह से उनके परिवार वाले ही उनसे नाराज रहने लगे थे और वो फैसला था नैना की शादी एक लो क्लास लड़के से करना जो उनकी नजर में एक निकम्मे नालायक कामचोर के अलावा कुछ भी नहीं था। विजय नैना के पिता थे। वो चिल्लाते हुए बाहर चले गए थे। बाहर एक लड़का जो दिखने में ही ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने कभी जिंदगी में अच्छे कपड़े तो देखे ही नहीं है। उस लड़के को देखकर विजय का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर चला जाता था। विजय ने चिल्लाते हुए कहा, निकम्मे आदमी, काम से छुपने के लिए बाहर टाइम पास कर रहा है। तुझे पता नहीं है मुझे आज मीटिंग में जाना है? वो लड़का जल्दी से सिर झुकाते हुए विजय के पास आया और बड़े धीरे से बोला, बताइए पापा जी, क्या काम है? विजय अग्रवाल ने कहा, नालायक, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जल्दी से मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दे। और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है अपनी जुबान से मुझे पापा जी मत कहा कर, पर तुम मुंह की सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम हमारी लाइफ में आए थे। और एक शशिकांत का दामाद है, पता है उसने अपने ससुर को कल एक बहुत महंगी कार गिफ्ट की है। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई और अभी से देखो वो अपने ससुराल वालों का कितना ध्यान रखता है। और एक तुम हो जो किसी भिखारी से कम नहीं लगते। वो लड़का चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। विजय अग्रवाल ने कहा कि कल शशिकांत की बेटी तानिया की रिंग सेरेमनी है। इस बार कोई ढंग के कपड़े पहन कर आ जाना। और तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ही नहीं कपड़े लेने के लिए। खर्चे की वैसे भी टेंशन कम है क्या? जो एक सदस्य और बढ़ गया, वो भी निकम्मा नकारा, जिससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि किसी दिन समाज में तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट न हो जाए। अब कल के प्रोग्राम में भी लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारा दामाद करता क्या है। हे भगवान, मैं तो इस लाइफ से तंग आ गया हूँ। अब किस किस को इस बारे में क्या जवाब दूं? मुझे तो समझ नहीं आता। ये पिताजी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया है। इस लड़के ने पता नहीं उन पर कौन सा जादू कर दिया है। पर वो लड़का तो वहीं सिर झुकाए खड़ा था। तभी विजय अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, अब क्या नजरों से इस जमीन फाड़ने का इरादा है? तुझे अभी तो बताया था ना कि मैं लेट हो रहा हूँ। अब मेरे कपड़ों पर जल्दी से इस्त्री कर। और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए विजय अग्रवाल अंदर चले गए। उस लड़के ने जल्दी से अपने हाथ पैरों को साफ पानी से धोया और अंदर की तरफ चल दिया। लेकिन बाहर कोई था जो अग्रवाल मेंशन पर नजर रखे हुए था। उसने कुछ देर वहीं पर इंतजार किया और फिर उसने सिगार जमीन पर फेंककर अपने पैर से बुझा दी और फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहां से निकल गया। वहीं अग्रवाल मेंशन में वो लड़का पिछले 3 साल से
उस घर के सभी सदस्यों के ताने सुनते हुए आ रहा था, पर आज तक उसने किसी को भी उल्टा जवाब नहीं दिया था। एक दादाजी ही थे जिन्होंने आज तक उससे कभी कुछ नहीं कहा था। वो रात को अधिकतर दादाजी के कमरे में ही सोता था। हाँ, वो सिर्फ देखने में ही गरीब लगता था, पर उसके शरीर की मसल्स टाइट थी और उसके 6 पैक्स एब्स भी थे, और वो 6 फीट हाइट का एक हैंडसम हंक था। उसका फेस देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना गरीब भी हो सकता है। उसके अंदर आते ही विजय अग्रवाल ने उसे अपना एक कीमती सूट और व्हाइट शर्ट दी और उससे कहा, इस सूट पर दाग नहीं लगना चाहिए। अथर्व ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा पापा जी। वो कपड़े लेकर वहां से जाने लगा। तभी सामने से एक ब्यूटीफुल लड़की आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अथर्व से कहा, गरीबों के बिलियनियर, जरा मेरे कपड़ों को भी प्रेस करके रेडी कर देना, मुझे भी आज शॉपिंग के लिए जाना है और मेरे साथ दीदी भी जा रही है। उनके कपड़े तो तुम ही डिसाइड करते हो, तो उनका तुम ही देख लेना। ये लड़की नैना की छोटी बहन शनाया थी, जो कॉलेज में 2nd ईयर पास आउट हुई थी। उसके काफी अच्छे ग्रेड्स आए थे। वैसे ही टॉन्ट अथर्व को मारा करती थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहती थी। पर उसे भी अथर्व पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी फ्रेंड को उसके फटीचर जीजू के बारे में पता चले। उस घर का एक छोटा लाडला भी था, जो अभी 1st ईयर में ही आया था। उसे अथर्व बहुत पसंद था। वो उसकी मसल्स और बॉडी का फैन था। वो सुबह जल्दी उठकर अपने जीजू के साथ एक्सरसाइज भी किया करता था, और पिछले 3 साल तक उसके साथ रहने की वजह से ही आज तक वो समझदार था। उसकी कोई भी गलत संगत नहीं थी। उसने भी अथर्व के साथ में रहकर अपनी बॉडी को फिट कर लिया था। उसे भी युग को देखकर अच्छा लगता था। कोई तो था जिसके साथ वो अपनी इतनी अच्छी सुबह बिता सकता था। सबसे डेंजर दादी सरोज देवी थी, जिसके बोल ही ऐसे होते थे जैसे कि किसी ने उस पर तीर चला दिया हो। वो तो गुस्सा आने पर दादाजी को भी नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा दादाजी को यही ताना मारा करती थी, तुमने मेरी फूल सी पोती की लाइफ बर्बाद कर दी है। और अथर्व को तो वो ऐसे आड़े हाथ लेती थी कि पूछो ही मत। अथर्व ने जल्दी से विजय अग्रवाल के कपड़ों पर प्रेस की और उन्हें बड़ी सावधानी के साथ उनके रूम में रखकर आ गया। कुछ ही देर में वो रेडी होकर आ गए थे। उसके बाद अथर्व ने शनाया और अपनी वाइफ के कपड़े रेडी किए, जिसका नाम नैना था, और उसके कपड़ों को उसके रूम में रखने के लिए चला गया। जैसे ही वो रूम के अंदर साइड टेबल पर कपड़े रखकर जाने ही वाला था कि तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अपने शरीर पर व्हाइट टॉवल लपेटे हुए एक ब्यूटीफुल लड़की वॉशरूम से बाहर निकली। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ी, जिससे वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी। उसकी बॉडी एकदम गोरी थी। उसके शरीर पर पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कि मोती रोशनी में चमकते हैं। वो हमेशा अपनी वाइफ की ब्यूटी को देखकर शॉक्ड रह जाता था, और आज भी उसका हाल कुछ ऐसा ही था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नैना कुछ सेकंड बाद अपने होश में आई और अपने आप से ही बोली, नैना तू भी पागल है, एक बार देख तो लेती कि कमरे में कोई है भी कि नहीं। ये रूम अकेले तेरा थोड़ी ही है। तभी नैना ने हिम्मत करते हुए थोड़े गुस्से में अथर्व से कहा, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या इससे पहले तुमने कोई लड़की नहीं देखी? नैना की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढककर कहा, सॉरी, मुझसे शनाया ने कपड़े प्रेस करने के लिए बोला था, बस वही रखने के लिए आया था। बोलते हुए भी उसकी घबराहट साफ पता चल रही थी। नैना ने उससे कहा, अब क्या पूरी फिल्म देखने का इरादा है? ये सुनकर वो तुरंत दूसरी तरफ पलटा और जल्दी से वहां से भाग गया। उसे ऐसे भागते देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आज तक नैना ने कभी भी इस शादी को लेकर कोई बात नहीं की, और न ही उसने आज तक ये कहा कि मुझे ये शादी मंजूर है या नहीं। बस वो इस बारे में कोई बात नहीं करती थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नैना को हंसते देख शनाया ने आते हुए उससे कहा, दीदी आपको क्या हुआ? आज तो आप काफी जोर जोर से हंस रही हो। अरे शनाया कुछ नहीं, बस मुझे कुछ सोचकर हंसी आ गई। वो ये कैसे बता सकती थी कि अथर्व ने उसे ऐसे सिचुएशन में देखा था। शनाया ने नैना से कहा, दीदी आप उस मिडिल क्लास को तलाक क्यों नहीं दे देती? वो तो इतना गरीब है कि उसे मिडिल क्लास भी नहीं कह सकती। नैना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी शनाया ने कहा, दीदी आप कभी भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करती हो? आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि वो आपको पसंद है या नहीं। पता नहीं आप पिछले 3 साल से कैसे उसके साथ रह रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। पर नैना ने अब भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। जब शनाया ज्यादा ही जिद करने लगी तो नैना ने उससे कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है
जिनको हमें वक्त के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। क्या जब मेरी शादी हो रही थी तुम में से किसी ने इस बारे में कुछ बोला था? नहीं ना? तो फिर अब तुम सबको इतनी परेशानी क्यों होती है? पर तब तो तुम इस बात से ही डर गए थे कि कहीं दादाजी सच में पूरी फैमिली को घर से बाहर न निकाल दे, और इस वजह से तुम सभी चुप रहे। और अब उल्टा तुम ये कहते हो कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो। यही वजह है कि मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं है जो मुझसे इस बारे में बात कर सके। तभी वहां पर आती हुई मनीषा ने, जो कि उन दोनों की मां थी, उन्होंने कहा, बेटा तुम इस बात पर बेवजह गुस्सा कर रही हो। उस टाइम तुम्हें दादाजी के गुस्से के बारे में पता था ना? अगर उस समय हम बेघर हो जाते तो तुम ही बताओ, इस समय हम सड़क पर जिंदगी गुजार रहे होते। अपनी मां की बात सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोगों को यह समझ में नहीं आता कि उस लड़के और तुम सब में कोई फर्क नहीं है? क्योंकि अगर मैं उस समय शादी नहीं करती तो तुम भी आज उस लड़के की तरह गरीब होते। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जब आप लोगों की कंडीशन ऐसी है तो फिर आप भी उस लड़के को इतना सुनाते क्यों रहते हो? बेटा आज तक तो तुमने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, फिर आज उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? नैना ने कहा, मॉम मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूं, यही कारण है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों परेशानी है, आप हर बार इस मैटर के बारे में मुझसे बात करने के लिए आ जाते हैं। आज के बाद कभी भी मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, मुझे जो करना है मैं खुद देख लूंगी। इतना कहकर वो रेडी होकर वहां से नीचे हॉल की तरफ निकल जाती है, और जाते हुए उसने शनाया से कहा, अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए चलना है ना तो 2 मिनट में बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर ये मत कहना कि दीदी ने मुझे कुछ दिलाया नहीं। और हाँ एक बात और, अपने साथ उसे सो कॉल्ड अपने जीजू को भी लेकर आ जाना। ये सुनकर शनाया ने जल्दी से नैना का हाथ पकड़कर रोका और कहा, दीदी वो हमारे साथ शॉपिंग पर क्यों जाएगा? नैना ने कहा, तुमसे जितना कहा उतना करो। फिर नैना नीचे आ गई। शनाया बोली, मॉम ये दीदी क्या कर रही है? क्या इनके कहने का मतलब है कि वो फटीचर भी हमारे साथ शॉपिंग पर जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाने वाली। दीदी को अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं होगी, लेकिन मेरी भी कोई रेपुटेशन है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो उसके साथ जाऊंगी। मनीषा जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो तो नैना को कोई बैग्स पकड़ने के लिए चाहिए होगा, इसलिए उसने इसे ले जाने के लिए बोला है। पर तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि उसके लिए एक 3 पीस सूट ले आना जिसमें वो ठीक ठाक लगे, नहीं तो हमारी रेपुटेशन वहां पर मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं अथर्व ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गया था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसकी नजरें मैसेज में लिखे फिगर्स पर थी। वो मैसेज देखकर अथर्व की आंखें नम हो गई। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से आवाज आई, जिसे सुनकर उसके हाथ कांपने लगे थे। अथर्व की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कितने सालों बाद वो आवाज सुनी थी। उस आवाज को सुनकर उसे बीते पल याद आ गए थे। उसी समय शनाया अथर्व को नैना का ऑर्डर सुनाने आई थी, पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो खुद शॉक्ड हो गई थी।